नमस्कार, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शानवी क्लासेस में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक लेसन है समास, जिसमें हमने अभी तक समास की परिभाषा, उसके भेद, संधि समास में अंतर, अव्ययीभाव समास पढ़ लिया है, बहुब्रीहि समास पढ़ लिया, द्वंद्व समास पढ़ लिया और हम पढ़ने वाले हैं उसका चौथा भेद। उसका नाम है द्विगु समास। इसमें द्विगु समास जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे एक नए तरीके से, कुछ नए उदाहरणों के साथ। इसके पश्चात कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास रह जाएगा और उसके पश्चात समास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, कुछ नए तरीके से पूछे जाते हैं, वो सब आपको मिलेंगे। कम से कम 50 क्वेश्चन की एक सीरीज होगी, जिसमें नए नए तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए हैं। कुछ सिंपल रहते हैं जो आपको एकदम से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बहुत सिंपल है। कुछ एक नए मॉडरेट तरीके से भी क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अपने आगे द्विगु समास की। अगर हम बात करते हैं द्विगु समास, जैसा आप देख ही रहे हैं कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, ये आपको पता है। पूर्व पद संख्यावाचक होता है, कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अभी आप तक जितने भी आपने जो भी आप किताब पढ़ते हैं या किसी भी की गाइडेंस में पढ़ते हैं, आपने देखा हुआ जनरली वो यही कहते हैं कि ये जो है पूर्व पद इसका संख्यावाची होता है। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी इसका उत्तर पद भी संख्यावाची होता है। ये हम अभी बात करेंगे आगे। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है। देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक जब बात करते हैं कि हम कभी कभी एक ही शब्द हमारे लिए द्विगु समास हो जाता है और वही शब्द हमारे लिए कभी कभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। ठीक है, तो इससे समूह की ओर समाहार का बोध होता है। ठीक है, इसमें द्विगु समास कहते हैं। एक चीज़ और भी है कि द्विगु समास जो है तत्पुरुष समास का एक भेद है। मैंने आपको बताया था कि मेन जो समास होते हैं वो 4 प्रकार से ही होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर भी 4 ही होते हैं, लेकिन द्विगु समास और कर्मधारय समास ये तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। द्विगु हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इनको अलग अलग मान लेते हैं, तो इसको 6 ऐसा माना जाता है। MPSI में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि समास के कुल भेद कितने हैं, तुम 6 बोल देते हैं। 6 माने भी गए हैं और पदों के आधार पर 4 माने गए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे। द्विगु समास की अगर हम उदाहरण की बात करें तो आपको पता है, उदाहरण में आपके सामने लिखा हुआ है शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। ये शताब्दी होता है। देखिए, हम फिर से बात कर रहे हैं समूह की, एक विशेष अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। 100 वर्ष जब आते हैं तो उन्हें शताब्दी कह देते हैं। पसेरी, 5 शेर, 5 शेरों का समूह। या फिर शेर जो एक टाइगर की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक जो वेट तोलने का एक माध्यम हो, जैसा कोई किलो होता है, इसी प्रकार से होता है। एक शेर होता है। पहले चलते थे काफ़ी, लेकिन अब तो हर चीज़ ग्राम किलोग्राम की बात चलते हैं, कुंटल की बात करते हैं। एक टाइम था जब काफ़ी समय पहले पसेरी या इस तरह आज भी यूज करते हैं गांव में। चलिए, सतसई, 700 पदों का समूह। सतसई जनरली हमें दोहे की बात सुनेगी, जो आपने सुना होगा बिहारी जी, बिहारी सतसई 700 है ना। जैसे बिहारी सतसई में टोटल 713 दोहे हैं, तो उन्हें एक सतसई के रूप में एक परंपरा स्टार्ट की थी। तो सतसई जो है 700 पदों का समूह है, चाहे वो दोहे हों, चौपाई हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक किसके लिए है, समाहार के लिए हो गया। और त्रिभुज की बात करें, 3 भुजाओं का समाहार है। चौमासा, 4 मासों का समूह है। तो ये एक देखा जाए तो यहाँ पर किसी विशेष अर्थ के लिए नहीं, एक केवल जो है वो एक शब्द समूह के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहलाएंगे इसे द्विगु समास। चलिए आगे चलते हैं। और भी एग्जाम्पल लें अगर सिंपल तो नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का। दोपहर, 2 पहरों का। त्रिवेणी, 3 वेणियाँ या 3 नदियाँ जो होती हैं। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। इस प्रकार से काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे। अभी इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल में आपको डाउट हो रहा होगा, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि काफ़ी सारे एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल आपने बहुब्रीहि समास में भी देखे होंगे किताबों के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें
जब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर हम इसको द्विगु समास में लेंगे, कहाँ इसको बहुब्री समास में लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, जब हम इसे क्वेश्चन एक सीरीज कर रहे होंगे लगभग जहाँ तक 50 क्वेश्चन का एक माध्यम होगा उसमें हम उसमें ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल अगर आपको कोई भी और कमेंट हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, उसका कमेंट में आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार शेयर भी कीजिएगा अपने परिवार मित्र बंधुओं में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और भी एग्जाम्पल हैं, तो उसमें देखें तो उसमें लिखा हुआ 9 लाख रुपए के मूल्य का, 9 लखा मतलब लाख। ठीक है, लाख मतलब समझ सकते हैं आप, रुपए की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेखक द्वय मतलब दो लेखकों का समूह है। अगर आप दो लेखक जो आप लिख रहे होते हैं उसे बोलते हैं दो लेखकों का समूह। एक अलग ये बड़ा एक अलग सा एग्जाम्पल था। पक्ष द्वय, देखिए द्वय का मतलब होता है दो, और पक्ष आप समझ सकते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दुसूती, सूती मतलब सूत, तो दो हैं सूत, दो हैं जिसके सूत। सहस्त्राब्दी, सहस्त्र अब्दों, अब्दों मतलब यहाँ पर वर्ष, तो शत अब्दों का समूह। पसेरी जो आप समझ चुके हैं। शतांश, शत मतलब 100वां भाग जो होता है शतांश। इकट्ठा, एक जगह स्थित इकट्ठा होता है, अब एक ही जगह पे है तो एक है ना, तो यहाँ पे एक शब्द आएगा कि ये समाहार के रूप में बात कर रहा है। चौबारा, 4 द्वार वाला। चौकड़ी, 4 कड़ियों वाली। दुगुना, दो बार गुणा करेंगे। दुगुना जैसे दो का दुगुना 4, तो दो का हमने 2 बार गुणा किया, इस प्रकार से। तिमाही, 3 माह बाद आने वाली। दोपहर जो हमने अभी पढ़ा ही हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सब किस में आती हैं, ये द्विगु समास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अगर ये क्लास कैसी लग रही है आपकी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हम बात करें अभी द्विगु समास के भेद के बारे में, तो द्विगु समास के दो भेद माने गए हैं। एक होता है समाहार द्विगु समास और एक होता है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। चलिए बात करते हैं, एक एक करके इसकी बात करेंगे। तो समाहार द्विगु समास की हम बात करते हैं। ठीक है, तो समाहार से शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा, समाहार हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं समाहार का मतलब क्या होता है। तो समाहार का मतलब ही होता है समाहित करना, मतलब इकट्ठा करना उसको। समुदाय हो गया, इकट्ठा करना, समेटना, ये सब चीज़ें समुदाय समेटना या इकट्ठा नहीं होता है समाहार का अर्थ। तो समाहार ऐसे कोई भी शब्द जो इन तीन चीज़ों को के बारे में बात कर रहे होंगे, समुदाय के, समेटने के, इकट्ठा होने के बारे में, तो उन्हें हम बोलेंगे समाहार द्विगु समास। जैसे तीनों लोगों का समाहार तो क्या कहलाएगा, तीन लोगों का, आकाश, ठीक है, पाताल और पृथ्वी, तीन लोक हैं और इन लोगों का जो समाहार होता है उन्हें हम बोलते हैं त्रिलोक। पंचवटों का समाहार उसे क्या बोलते हैं, पंचवटी बोलते हैं। तीन भुवनों का समाहार उसे हम बोलते हैं त्रिभुवन। इस प्रकार से जब हम कोई समाहार वाली बात कर रहे हैं या तीनों या उन चीज़ों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे समाहार द्विगु समास। चलिए आगे चलते हैं, उत्तर पद की बात करें। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, तो इसमें देखिए उत्तर पद प्रधान द्विगु समास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बड़ा अलग एक शब्द आ रहा है इसमें, क्योंकि ये जनरली किताबों में आपको नहीं मिलेगा। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको इतनी अच्छी मिलेंगी इसमें समास में, और बाकी जो समास हैं मैंने सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जिस भी प्रकार का समास आप पढ़ना, जो भी भेद आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, उसमें लिंक में दिया हुआ है। तो बेटा या फिर उत्पन्न के अर्थ में, जैसे दो माँ का उसे बोलते हैं दुमाता। जैसे हम बात करें कृष्ण की बात करते हैं तो ये भाई उनकी जो जन्म देने वाली माता और एक थी उनके पालन पोषण करने वाली माता। ठीक है, तो देवकी और यशोदा, तो दो माता उनको बोला जाता है। ठीक है, दो माता भी बोल सकते हैं कृष्ण जी को। तो दो सूतों का मेल, दुसूती। तो यहाँ पर शब्द में जो है वो बेटा या फिर उत्पन्न के अर्थ में अगर हम बात करें तो ये एक पहला होता है उत्तर पद प्रधान। ठीक है, अब देखिए उत्तर पद प्रधान क्यों मैंने ये बात की थी, तो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ माता, यहाँ पे क्या लिखा सूती। यहाँ पर देखिए अब इसमें ये सब ही होता है कि एक होता है पालन करने वाला, माता की बात करें, एक जन्म देने वाली होती है, और कई अर्थ में ऐसा होता है कि भाई पालन किया फिर कहीं और चले गए तो उन्होंने तो ये सब क्या है, इसमें दो की जगह उसमें माता का प्रभाव ज़्यादा दिखने में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर इसमें कहा गया कि कभी कभी ये उत्तर पद प्रधान भी होते हैं, जो मैंने फर्स्ट लाइन में आपको समझाया था परिभाषा में, बस वही बात हम यहाँ कर रहे हैं। जहाँ पर सच में उत्तर पद ही जोड़, मतलब अब स्टार्टिंग में हम बात करें ठीक है हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वास्तव में उत्तर पद ही दिया जा रहा है। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल है पंच प्रमाण, तो 5 हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रमाण होना बहुत जरूरी है, तो प्रमाण आपको देने हैं 5, क्या देने हैं, प्रमाण। तो इस पर वास्तविक रूप से इसमें आपको उत्तर पद पर एक विशेष जोर दिया जा रहा है कि उस प्रमाण की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पर ये उत्तर प्रधान भी होता है। तो ज़रूरी ये नहीं कि आपको ये पता हो कि समाहार क्या और ये उत्तर प्रधान क्या, ज़रूरी ये है कि आपको दो चीज़ों से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि द्विगु समास में हम दो तरीके से भी इसको बना सकते हैं। हालांकि जनरली आपको ये बोला जाता है कि इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमेशा अगर हम ये बोले कि हर एक चीज़ आपकी द्विगु समास के अंतर्गत आती है तो ये बात गलत है। कैसे बात करें, हम चतुर्भुज की बात करें, देखिए कुछ चीज़ें मैं ओरली आपको बता रहा हूँ। चतुर्भुज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें देखिएगा हम क्या बोलेंगे भाई, चतुर्भुज मतलब क्या हो गया। अगर हम बात करें कि ये चार भुजाओं की बात करें, जैसे विष्णु की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा 100% बहुब्रीहि समास में। लेकिन अगर हम बात करें चतुर्भुज, चार भुजाएं तो आपकी रेक्टेंगल की भी होती है, स्क्वायर की भी होती है, वर्ग की होती है, आयत की होती है, तो क्या ये अब बहुब्रीहि में जाएगा। चार भुजाएं तो किसी की भी हो सकती है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है। हालांकि चतुर्भुज शब्द अपने आप में एक बहुब्रीहि समास है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि उस लड़के ने चतुर्भुज मूर्ति बनाई, उस लड़के ने चतुर्भुज मूर्ति बनाई, तो क्या अब आपका आंसर और आपसे बोला जाए बताइए चतुर्भुज में जो दिए गए उस लड़के ने चतुर्भुज मूर्ति बनाई, इसमें चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है, तो आप क्या लगाएंगे, बताइएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर जी बिल्कुल सही है। आप अगर लगा रहे हैं बहुब्रीहि समास तो आप गलत हैं इस समय, क्योंकि वह स्पष्ट ये नहीं कहा है कि वो चतुर्भुज जो है वो मूर्ति जो है वो विष्णु की है। उन्होंने इतना कहा है कि चतुर्भुज मूर्ति बनाई, हो सकता है वो मूर्ति किसी और की हो, स्पष्ट नहीं कहा है वहाँ पे ना, इस चक्कर में वहाँ पे वो द्विगु समास के अंतर्गत बात कर रहा था। ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको सामने लेके आऊँगा एक पूरी सीरीज के साथ, आराम से उसका डिस्कशन करेंगे। 10-10 या 15-15 क्वेश्चन के साथ हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि जब आप टाइम मिलेगा और उचित हम और आप दोनों उसमें संवाद कर सकते हैं, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नहीं किया हो, लाइक अगर पसंद आया तो लाइक जरूर दबाइएगा, और अगर डिसलाइक भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका रीजन जरूर लिखिएगा, ताकि हम उस रीजन को समझ सकें, ताकि हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं और हम उसको अच्छे से अच्छा बनाने का कोशिश करें। एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन जो है आपका बटन होगा उसके वीडियो के जस्ट नीचे, आप उसको दबाएं ताकि रेगुलर आपकी वीडियोज़ अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।